कनिका का धैर्य खत्म होता जा रहा था। आज उसकी और अंशुल की शादी की तीसरी सालगिरह थी। 3 साल पहले जब शादी हुई थी तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस दिन का इंतजार इस तरह से आंसुओं में डूबकर करेगी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, वही साड़ी जो अंशुल ने शादी की पहली सालगिरह पर उसे उपहार में दी थी। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ और गले में मंगलसूत्र, वो हर चीज जिसने उसे एक पत्नी की पहचान दी थी। लेकिन आज उस पहचान पर जैसे कोई गहरा धब्बा लग गया था। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जल रही थी, पर कोई मैसेज या कॉल नहीं आ रही थी। कनिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक कनिका की जेठानी दीप्ति आ जाती है। दीप्ति उससे उम्र में बड़ी थी और शादी को भी 10 साल हो चुके थे। कनिका और दीप्ति का रिश्ता देवरानी जेठानी से कहीं ज़्यादा एक गहरी दोस्ती जैसा था। दीप्ति ने जैसे ही कनिका को देखा तो उसका चेहरा एकदम उतर गया। वो टूटे हुए शब्दों में रोती हुई अपने ही घर के आंगन में खड़ी थी। कनिका, रो क्यों रही है तू? आज तो तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? अरे, इतनी खुशी का दिन है और तू है कि। कनिका वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। दीप्ति को देखकर कनिका अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली, भाभी मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। भाभी, अंशुल आज फिर उसी लड़की के पास गया है। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि आज घर जल्दी आ जाना, तो उसने आज के दिन भी मुझे थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं भाभी, उसने मुझे बहुत ही गाली गलौज भी किया। ये सुन दीप्ति के हाथ से पल्लू सरक गया। वो हैरान होकर बोली, क्या आज भी उसने तुझे मारा? और हमेशा की तरह आज भी तू कुछ नहीं कर पाई होगी? कनिका सिर झुकाकर सिसकते हुए बोली, भाभी आपको तो सब पता है, मैं कितने दिन से ये सब सह रही हूँ, पर अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी हूँ भाभी। प्लीज़ भाभी कुछ करो। अगर यही सब चलता रहेगा तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगी। मैंने हर बार सोचा कि शायद अब वो बदल जाएगा, शायद उसे एहसास होगा, लेकिन वो तो और दूर होता जा रहा है। भाभी, मुझ में कोई कमी है क्या जिसकी वजह से अंशुल मुझसे दूर होता जा रहा है? आज हमारी शादी की सालगिरह है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया हुआ है। अगर ये बात पापा जी को पता चली तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। दीप्ति ने उसे संभालते हुए गहरी सांस ली। कनिका, तू अब और नहीं रोएगी। अब वक्त आ गया है कि अंशुल तेरी कीमत समझे। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि वो खुद उस लड़की को छोड़ देगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो तेरे सामने आकर खुद से माफ़ी मांगेगा। ये तुम्हारी जेठानी का तुमसे वादा है। कनिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन भाभी कैसे? वो तो अब मुझसे प्यार ही नहीं करता। उसको तो सिर्फ और सिर्फ वो लड़की दिखती है। मैं उसके सामने भी होती हूँ, फिर भी उसकी यादों में वही लड़की होती है। दीप्ति ने उसकी आंखों में देखा। कनिका, प्यार दोबारा भी जगाया जा सकता है, और अगर वो सच्चा प्यार ना हुआ तो उसे उसके अहंकार के साथ तोड़कर सामने लाया जा सकता है। और अब वक्त है उसे ये समझाने का कि तू कोई कमज़ोर औरत नहीं। अगली सुबह दीप्ति सीधी अंशुल के ऑफिस पहुंच गई। वो पहले से जानती थी कि अंशुल अपनी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी गर्लफ्रेंड रिया उसी ऑफिस में उसकी सहकर्मी है। दीप्ति ने अपने किसी परिचित के जरिए सब पता कर लिया था। दोपहर का वक्त था। ऑफिस की कैंटीन में अंशुल और रिया साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे और हंस रहे थे। अंशुल का चेहरा बिल्कुल उस आदमी जैसा था जिसे घर परिवार की कोई परवाह नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। दीप्ति ने जब ये दृश्य देखा तो उसके अंदर से जैसे आग सी भड़क उठी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। वो सीधी अंशुल के पास जाकर बोली, अंशुल जरा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है।
अंशुल भाभी को देखकर सकपका गया। भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अंशुल, मुझे यहाँ पर तेरी वजह से आना पड़ा है। आखिर तेरी जिंदगी में चल क्या रहा है ये जानने आई हूँ मैं। और ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम बाहर बात करें। अंशुल मजबूरन उनके साथ बाहर आया। रिया भी वहाँ से उठकर ऑफिस के अंदर चली गई। दीप्ति ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, अंशुल, कल तेरी शादी की सालगिरह थी और तू अपनी पत्नी को मार रहा था। उसे छोड़कर किसी और औरत के पास जा रहा है। अंशुल, क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अंशुल ने झेपते हुए कहा, भाभी प्लीज़, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहता हूँ। आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। दीप्ति ने बीच में टोका, पर्सनल लाइफ? जब तूने कनिका से शादी की थी तो वो सिर्फ तेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरी इज्जत भी बन गई थी। और आज तू उसकी आंखों में आंसू देकर इस लड़की के साथ हंस रहा है। तेरे माता पिता ने क्या यही सिखाया तुझे? अंशुल गुस्से में बोला, भाभी, कनिका और मैं अब एक दूसरे को समझते नहीं। मुझे अब कनिका से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ। प्यार? दीप्ति हंसी। प्यार वो होता है जो आंसू पोंछे थप्पड़ नहीं मारे। तू जिसे प्यार कह रहा है ना अंशुल, वो बस एक झूठ है जो तेरे अहंकार ने तुझसे कहलवाया है। अंशुल से बात करने के बाद दीप्ति रिया के पास गई और बोली, रिया, तुम मेरी देवरानी का घर बर्बाद करके अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने के बाद तुम खुश रहोगी? जो लड़का अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है तो फिर वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? दीप्ति की बात सुनकर रिया हंसने लगी और बोली, अरे दीप्ति भाभी, मुझे कौन सा अंशुल के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इतना बोलने के बाद रिया वहाँ से चली गई। उसने दीप्ति की पूरी बात भी नहीं सुनी। दीप्ति को रिया का इस तरह से व्यवहार करना बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद दीप्ति घर वापस लौटी तो कनिका अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। सासू माँ पूजा कर रही थी और ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे। दीप्ति ने अपने सास और ससुर जी को सारी बात बताई। ससुर जी ने अखबार नीचे रखकर गुस्से में कहा, क्या अंशुल ऐसा कर रहा है? अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और औरत के पीछे? ये तो हद हो गई। उसे बुलाओ, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। कनिका रोते हुए बोली, पापा जी प्लीज़ झगड़ा मत कीजिएगा, मैं और अपमान नहीं झेल सकती। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। पापा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, अपमान झेलना बंद करने का वक्त आ गया है। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो कल वो तुझे पूरी तरह तोड़ देगा और फिर तू कभी भी आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी नहीं पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने लिए आवाज़ उठा। तू हमारी बहू है और इस घर की बेटी। अब जो भी मामला है वो तेरे अकेले का नहीं रहा, पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा है। दीप्ति ने कहा, कनिका, हमें उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा। पापा जी बोले, बेटी, उसके लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगली शाम को जब अंशुल घर लौटा तो दरवाज़ा खुद ससुर जी ने खोला। घर का माहौल बहुत शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सा तूफान छिपा हुआ था। ससुर जी बोले, अंदर आ जा अंशुल, आज मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अंशुल बहुत घबराया हुआ था। उसने देखा लिविंग रूम में माँ, भाभी, दीप्ति और कनिका बैठी थी। आज कनिका की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उसने अब कोई फैसला ले लिया हो। अंशुल, पापा जी ने सख्त लहजे में कहा, हमने तुझे प्यार से पाला पढ़ाया, शादी करवाई, लेकिन तूने हमारी परवरिश को कलंकित कर दिया। अपनी बीबी को मारना और किसी और औरत के साथ रिश्ता बनाना, क्या यही सिखाया हमने तुझे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था तू इतना घटिया इंसान बन जाएगा। अंशुल ने झेपते हुए कहा, पापा जी, आप लोग समझ नहीं रहे। बेटा, हम सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन अब तू भी अच्छे से समझ ले। या तो तू उस औरत को छोड़कर अपनी बीबी का सम्मान करेगा
या फिर हम तुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। और हाँ, अगर तूने कनिका को एक और बार हाथ भी लगाया तो हम तुझे कानूनी तौर पर जवाब देंगे। कनिका ने वहीं धीरे से अपनी आवाज़ उठाई और बोली, मैं भी अब वो चुप रहने वाली औरत नहीं रही अंशुल, जिसके ऊपर जब तुम्हारा मन करता था तब तुम हाथ उठा देते थे। अब मैं तुम्हारे हर जुल्म का जवाब दूंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं। अंशुल पहली बार कनिका को इतनी दृढ़ता से बोलते हुए देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस औरत को सालों से दबा रखा था वो आज उसके सामने चट्टान बनकर खड़ी थी, और वो अब उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पूरा परिवार आज उसके साथ खड़ा था। कुछ ही दिनों में दीप्ति को पता चला कि रिया अंशुल से शादी नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ उससे महंगे गिफ्ट लेती थी और टाइम पास कर रही थी। एक दिन दीप्ति ने रिया को कैफे में किसी और लड़के के साथ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीप्ति ने बिना कुछ कहे उनकी वीडियो बना ली और घर आकर अंशुल के सामने रख दी। देख अंशुल, ये है तेरी रिया का असली चेहरा। तू कहता था ना कि रिया बहुत अच्छी है, आज मैं तुझे उसकी सच्चाई का सबूत दिखाती हूँ। देख ले कि वो कितनी अच्छी है। अंशुल ने वीडियो देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। रिया किसी और के साथ हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रही थी। अरे वो अंशुल तो एक नंबर का पागल है। मैं जो चाहती हूँ बस एक बार मुझे मुंह खोलना पड़ता है और वो चीज़ मेरे सामने हाजिर हो जाती है। तो उससे शादी? अरे यार, ऐसे लड़के को कौन सीरियसली लेगा? जो अपनी बीबी का नहीं हुआ वो मेरा क्या ही होगा। अंशुल के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे। अगली सुबह अंशुल कमरे में कनिका के सामने आया। उसके हाथ में गुलाब था और आंखों में शर्म। वो कनिका से धीमी आवाज में बोला, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। तेरी आंखों में जो आंसू मैंने देखे वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गए। मुझे माफ़ कर दे। कनिका ने ठंडी लेकिन सशक्त आवाज में कहा, माफ़ी सिर्फ शब्दों से नहीं होती अंशुल, उसे कर्म से साबित करना पड़ता है। तूने मेरे आत्मसम्मान को तोड़ा है। अब अगर तू सच में पछता रहा है तो तुझे अपनी हरकतों को बदलना होगा। अंशुल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बदलूंगा कनिका, तेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, और वो सिर्फ तू है कनिका। कनिका कुछ पल तक उसे देखती रही। उसने माफ़ तो कर दिया लेकिन भुलाया नहीं। उसने अंशुल के सामने शर्त रखी कि अगर वो दोबारा उसका विश्वास जीतना चाहता है तो उसे अपने गुस्से, झूठ और अहंकार को त्यागना होगा। और उसने एक बात साफ कही, अगर तूने मुझे फिर कभी मारा तो मैं इस घर से नहीं, तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दिन बीतते गए। अंशुल ने सच में अपनी गलती सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। उसने ऑफिस में रिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए, काउंसलिंग ली और गुस्सा कंट्रोल करना सीखा। कनिका को उसने पहली बार बराबरी का हक दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें बढ़ने लगी। कनिका के अंदर भी एक आत्मविश्वास जाग गया। उसने अब खुद को सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक मजबूत औरत के रूप में देखना शुरू किया। एक साल बाद फिर वही दिन आया, उनकी चौथी सालगिरह। इस बार ना तो आंसू थे, ना थप्पड़, ना धोखा, बस एक सादा सा जश्न पूरे परिवार के साथ। एक नई शुरुआत थी। दीप्ति ने कनिका को गले लगाते हुए कहा, देखा, जब औरत चुप रहना छोड़ देती है तो दुनिया बदल जाती है। कनिका मुस्कुराई, हाँ भाभी, अब मैं वो पुरानी कनिका नहीं रही। अब मैं किसी का खिलौना नहीं, एक मजबूत औरत हूँ। वो औरत जो खुद अपने लिए खड़ी हो सकती है। अंशुल उसकी ओर बढ़ा और बोला, और मैं वो आदमी हूँ जिसने अपनी गलती से सीखा और अपनी औरत का सम्मान करना सीखा। सारा परिवार खुश था, कोई बदला नहीं लिया गया था। बस एक गलत आदमी को उसके कर्मों का एहसास कराया गया था। पिछली सालगिरह पर आंसू थे, दर्द था, झगड़ा था, लेकिन इस बार की सुबह कुछ और ही थी। घर में खुशियों की हल्की फुल्की सुगंध फैली हुई थी। रसोई में हलवे की मीठी खुशबू और दीवारों पर झिलमिलाती झालरें
एक नई शुरुआत की गवाही दे रही थी। कनिका आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। आज उसने वही लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो 3 साल पहले आंसुओं में भीगी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गर्व और आत्मविश्वास की चमक थी। अंशुल धीरे से पीछे से आया और बोला, आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है कनिका, शायद पहली बार मैं तुझे दिल से देख रहा हूँ। कनिका मुस्कुराई। देखना तभी अच्छा लगता है जब देखने वाला आंखों में सम्मान लेकर देखे। अंशुल ने सिर झुका लिया। उसे अपनी पिछली गलतियों का बोझ अब भी याद था, लेकिन अब वो बोझ उसे बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था। वो धीरे से बोला, कनिका, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आने वाला हर दिन तुझे सिर्फ मुस्कुराहट दे। कनिका ने सधी हुई आवाज़ में कहा, शब्द खूबसूरत है अंशुल, पर अब मुझे शब्दों से ज़्यादा तेरे तर्क चाहिए। कनिका अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अब अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया था। उसने घर में ही एक ऑनलाइन बुटीक शुरू किया था। औरतों के पारंपरिक कपड़ों का उसका छोटा सा काम अब धीरे धीरे एक पहचान बन रहा था। पड़ोस की औरतें उससे सलाह लेने आने लगी। कुछ उसके पास अपने रिश्तों की समस्याएं भी लेकर आती। एक दिन पास की मोहल्ले की सीमा नाम की औरत उसके घर पर आई। कनिका दीदी, मेरा पति रोज मुझ पर गुस्सा करता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती। यहाँ तक कि कभी कभी वो मेरी बेटियों को भी पीटता है। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। कनिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीमा, जब तू खुद अपने लिए नहीं बोलेगी तो कोई और भी क्या ही बोलेगा। औरत अगर अपना हक खुद नहीं लेती तो दुनिया कभी उसे देती नहीं। सीमा की आंखों में पहली बार हिम्मत की हल्की चमक आई। दीप्ति को ये सब देखकर गर्व होता। वो बोली, कनिका, तू अब सिर्फ बहू नहीं रही, तू अब औरतों की आवाज़ बन गई है। अंशुल भी अब बदलने की राह पर था। उसने अपने ऑफिस में रिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसने अपनी गुस्से की आदत पर काम किया, रिलेशनशिप काउंसलिंग ली और सबसे ज़्यादा खुद को आईने में देखना सीखा। अब वो ऑफिस से समय पर घर आता, कनिका के काम में मदद करता और हर छोटी बड़ी बात पर बातचीत करने लगा था। एक दिन उसने कनिका से कहा, कनिका, मैं सोच रहा हूँ तेरा बुटीक थोड़ा बड़ा कर दे, कोई शॉप खोल ले ताकि और आगे बढ़ने का मौका मिले। कनिका उसे देखती रह गई। ये वही आदमी था जो कभी उसे घर से बाहर तक जाने की इजाज़त नहीं देता था, और आज वही उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ अंशुल, अब वक्त है कि हम एक टीम की तरह ज़िंदगी जिएं, एक दूसरे को दबाकर नहीं, साथ में चलकर। घर का वातावरण अब पूरी तरह बदल गया था। सासू माँ और पापा जी दोनों को लग रहा था कि उनका बेटा अब सच में जिम्मेदार बन गया है। एक दिन पापा जी ने खाने की टेबल पर कहा, कनिका बेटा, तूने जो हिम्मत दिखाई वो हर औरत को दिखानी चाहिए। तूने सिर्फ अपना घर नहीं संभाला, अपने पति को भी बदल दिया। कनिका ने विनम्रता से कहा, पापा जी, मैंने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने बस खुद को कमज़ोर मानना छोड़ दिया। जब औरत खुद को मजबूत मान लेती है तो दुनिया खुद ब खुद उसके सामने झुकती है। दीप्ति हंसते हुए बोली, बिल्कुल यही है मेरी कनिका, लड़की नहीं तूफान। कुछ महीनों बाद कनिका का बुटीक खुल गया। उसका नाम था आत्मसम्मान बुटीक। इस बुटीक में सिर्फ कपड़े नहीं बेचे जाते थे, यहाँ पर उन औरतों को काम भी दिया जाता था जिन्हें अपने घरों में चुप करा दिया गया था। सिलाई कढ़ाई जानने वाली औरतें कनिका के साथ जुड़ने लगी। कनिका का सपना था वो औरतों को सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं, जीने के लिए ताकत देना चाहती थी। अंशुल उसके साथ खड़ा था। अब वो उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बन गया था। रात को सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। सासू माँ बोली, बेटा, कभी सोचा नहीं था कि हमारा घर ऐसे भी खुशियों से भर जाएगा। अंशुल ने कनिका की तरफ देखकर कहा, माँ, ये सब कनिका की वजह से हुआ है। अगर उस दिन इसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। कनिका ने कहा, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए औरत को अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। चुप रहना किसी का भला नहीं करता। आज फिर वही दिन आया।
उसकी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी। इस बार कोई झगड़ा नहीं था, कोई दर्द नहीं। घर में ढोलक बज रही थी, रिश्तेदार आए हुए थे। दीप्ति ने मजाक में कहा, कभी सोच नहीं सकती थी कि एक दिन तू इस घर में ऐसे राज करेगी कनिका। कनिका हंसते हुए बोली, राज नहीं भाभी, बस सम्मान, और सम्मान हर औरत का हक होता है। अंशुल ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया और कहा, आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने अपनी पत्नी का अपमान किया था, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, और जिस दिन मैंने उसका सम्मान करना सीखा, वही दिन मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। सारा परिवार तालियां बजाने लगा। कनिका की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, गर्व और जीत के थे। कनिका ने किसी से बदला नहीं लिया था। उसने खुद को मजबूत बनाया, और यही मजबूती उसके रिश्ते को भी मजबूत कर गई। औरत जब अपनी आवाज़ खुद उठाती है, तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरे परिवार को रोशनी देती है। 3 साल पहले कनिका की आंखों में आंसू थे, वो टूटी हुई थी, और आज वो वही औरत थी जो अपने हाथों से सैकड़ों औरतों को रोजगार दे रही थी। उसका छोटा सा बुटीक अब एक पहचान बन चुका था, आत्मसम्मान बुटीक। पहले ये बुटीक घर के एक कमरे में चलता था, फिर गली के कोने में एक छोटी सी दुकान खुली, और अब शहर के बीचों बीच उसका अपना 2 मंजिला स्टोर था। वहाँ दर्जनों औरतें काम करती थी। हर सुबह दुकान में मशीनों की आवाज़ गूंजती, औरतों की हंसी ठिठोली गूंजती, और कपड़ों की सुई में एक नए भविष्य की डोर बुनी जाती। एक दिन दीप्ति स्टोर के बाहर खड़ी होकर देख रही थी। दरवाजे पर लिखा था, आत्मसम्मान बुटीक, औरतों के हक की आवाज़। वो मुस्कुराई और अंदर जाकर बोली, कनिका, जब तू रोती थी ना, तब भी तेरे अंदर एक आग थी। आज वो आग रोशनी बनकर जल रही है। कनिका ने हंसते हुए कहा, भाभी, मैंने तब सोचा था कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकती हूँ, तो और भी औरतों की ज़िंदगी बदल सकती हूँ। आत्मसम्मान बुटीक सिर्फ कपड़ों की दुकान नहीं, एक नई सोच है। दीप्ति ने उसे गले लगा लिया। तू अब सिर्फ मेरी भाभी नहीं, तू इस शहर की प्रेरणा बन गई है। स्टोर में काम करने वाली औरतें अलग अलग कहानियों से आई थी। कोई पति के जुल्म से तंग आकर काम ढूंढने निकली थी, तो कोई ससुराल में नज़रों में दबकर जी रही थी, तो कोई आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। लेकिन आत्मसम्मान बुटीक ने उन्हें ना सिर्फ काम दिया, बल्कि हिम्मत भी दी। एक दिन कनिका की नज़र रेखा पर पड़ी। वो नई औरत थी जो आज ही काम पर आई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। कनिका ने पास जाकर कहा, रेखा, डर मत, यहाँ किसी से डांट नहीं पड़ती। यहाँ हम औरतें किसी की गुलाम नहीं, खुद की मालिक हैं। रेखा की आंखें भर आई। दीदी, मेरा पति रोज मुझे पीटता था, कहता था औरत घर में ही अच्छी लगती है। लेकिन आज मैं पहली बार घर से बाहर काम पर निकली हूँ। मुझे डर लग रहा है, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। कनिका ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, अब तू अकेली नहीं है, यहाँ पर हर औरत तेरे साथ खड़ी है। और याद रख, जो औरत अपने लिए एक कदम बढ़ाती है, वो अपने जैसी 1000 और औरतों के लिए रास्ता बनाती है। यहाँ एक समय अंशुल कनिका की सबसे बड़ी तकलीफ था। अब वो उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरे दिल से कनिका के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो अकाउंट्स और प्रबंधन संभालने लगा, और कनिका प्रोडक्शन और डिजाइन। अंशुल अक्सर मुस्कुरा कर कहता, पहले मैं सोचता था मर्द ही घर चलाता है, अब समझ आया औरत ही वो ताकत है जो घर भी संभालती है और दुनिया भी बदल सकती है। कनिका उसे देखती और मन ही मन गर्व महसूस करती, क्योंकि ये बदलाव उसने लड़ा था। एक दिन स्टोर में कैमरे लगे हुए थे। एक न्यूज़ चैनल कनिका का इंटरव्यू लेने आया था। रिपोर्टर बोली, कनिका जी, आज आपके स्टोर में 100 से ज़्यादा औरतें काम करती हैं। आप खुद घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला? कनिका ने माइक की तरफ देखते हुए शांत लेकिन सशक्त आवाज़ में कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैंने खुद को बदला, और यही बदलाव दूसरों के लिए रोशनी बन गया। आत्मसम्मान बुटीक सिर्फ एक स्टोर नहीं, हर उस औरत की पहचान है जो कहती है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
पूरा स्टाफ तालियां बजा रहा था। कुछ औरतों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब डर के नहीं, गर्व के थे। अब कनिका का ससुराल भी बदल चुका था। पहले सासू माँ उसे सिर्फ रसोई की जिम्मेदारियों तक सीमित देखती थी, लेकिन अब वो खुद हर नए डिजाइन को देखती, सलाह देती और स्टोर पर आती। ससुर जी तो अब गर्व से हर रिश्तेदार को कहते, ये है मेरी बहू जिसने हमारी सोच बदल दी। दीप्ति बोली, कनिका तूने इस घर को सिर्फ अपना नहीं, हमारी बेटियों का भी भविष्य बना दिया। कनिका ने सिर्फ बुटीक तक ही अपने सपनों को नहीं रोका। उसने हक की आवाज़ नाम से एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां शहर की औरतें आकर अपनी कहानी सुना सकती थी। कोई अगर किसी समस्या से जूझ रही होती तो बाकी औरतें मिलकर उसके लिए खड़ी होती। हर महीने स्टोर के ऊपर की छत पर मीटिंग होती, जहां सिलाई मशीनों की आवाज़ नहीं बल्कि हिम्मत की गूंज सुनाई देती। एक दिन सीमा ने खड़े होकर कहा, मैं वो औरत हूँ जो 1 साल पहले घर में बंद थी और आज मैं खुद की कमाई से अपना घर चला रही हूँ। ये सब कनिका दीदी की वजह से मुमकिन हुआ। सैकड़ों औरतों की तालियों से छत गूंज उठी। कनिका की आंखें भर आई, लेकिन इस बार फिर वो आंसू जीत के थे। कभी यही दिन हुआ करता था जब अंशुल उसे मारता था और वो अकेली रोती थी, लेकिन अब उसी दिन वो सैकड़ों औरतों के साथ खड़ी थी। उनकी आंखों में उम्मीद और दिल में हिम्मत थी। वो धीरे से बोली, देखो जिंदगी तब नहीं बदलती जब कोई तुम्हें बचाता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद अपने लिए खड़ी होती हो। कनिका का सपना अब बड़ा हो चुका था। वो चाहती थी कि ये स्टोर पूरे देश में फैले, ताकि हर शहर की कोई न कोई औरत आत्मसम्मान बुटीक से जुड़ सके। अंशुल ने कहा, तेरे सपने अब तेरे भी हैं कनिका। हम इसे पूरे देश में फैलाएंगे ताकि कोई औरत अपने घर में चुप ना बैठे। दीप्ति बोली, तेरी कहानी अब तेरी नहीं रही कनिका, अब ये हर औरत की कहानी है। कई साल बाद जब शहर के बड़े हॉल में कनिका का सम्मान समारोह हुआ, तो सैकड़ों औरतें वहां मौजूद थी। मंच पर खड़ी कनिका ने कहा, मैं कभी टूटी हुई औरत थी, पर आज मैं झुकी नहीं हूँ। मैंने सीखा है, दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। मैंने चुना खुद को बनाना। अगर आज एक भी औरत ये तय कर ले कि वो चुप नहीं रहेगी, तो इस समाज की तस्वीर बदल सकती है। हॉल तालियों से गूंज उठा। अंशुल और पूरा परिवार गर्व से उसे देख रहे थे। रात गहराई हुई थी। दिल्ली की ठंडी हवा छत पर टहल रही थी। कनिका राष्ट्रीय महिला सम्मेलन से लौटी थी। अब उसके गले में वो गोल्ड मेडल टंगा था, जिसे देखकर कोई भी गर्व से सिर उठा सके। लेकिन आज वो अकेली छत पर खड़ी थी, आसमान की तरफ देखकर। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू ना तो हार के थे और ना डर के। वो थे बीते हुए दर्द को याद कर भी मजबूती से खड़े रहने के आंसू। पीछे से एक हल्की सी आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, सासू माँ, पापा जी, अंशुल, दीप्ति और पूरा परिवार वहाँ खड़ा था। पापा जी आगे आए। उनके हाथ में एक छोटी सी फोटो थी, कनिका की शादी के दिन की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा ये वही दिन था जब तू इस घर में आई थी। उस दिन तू बहुत सीधी सादी शर्मीली बहू थी। हम सब ने तुझसे उम्मीदें रखी थी, लेकिन हमने तेरे आंसू नहीं देखे, तेरी चुप्पी को कभी पढ़ा ही नहीं। कनिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, बस पापा जी की आंखों में देखा। पापा जी बोले, आज तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, तू इस घर का गर्व बन गई है। तेरा दर्द देखकर हम सब शर्मिंदा हैं, लेकिन तेरी जीत देखकर आज हम गर्व से सिर उठा रहे हैं। सासू माँ पास आई। उन्होंने धीरे से कनिका के सिर पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, बेटा जब तुझ पर अंशुल गुस्सा करता था, तब मैं भी चुप रहती थी। मैंने सोचा था घर की बात है, घर में ही रहे, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, कनिका मैंने तुझे बहू समझा, बेटी नहीं। लेकिन तूने हमें सिखाया कि बहू का भी एक हक होता है, और वो है सम्मान। मुझे माफ़ कर दे बेटा। कनिका ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, माँ अगर आपने मुझे अपनी बहू माना, तो मैंने भी आपको माँ ही माना। गलती इंसान से होती है, लेकिन प्यार और अपनापन इंसान को बदल भी देता है।
माँ बेटी जैसा गले लगना। पूरे घर में एक सुकून की लहर दौड़ गई। अंशुल अब तक चुप खड़ा था, वो धीरे से आगे आया और पहली बार परिवार के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज़ भारी थी। कनिका, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया। तेरी आंखों में आंसू लाकर मैंने खुद अपना चेहरा खो दिया। तू अगर उस दिन मुझे छोड़ देती तो शायद मैं कभी इंसान नहीं बन पाता। वो फपक पड़ा। धन्यवाद, मुझे माफ़ करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। कनिका झुककर उसके आंसू पोंछती हुई बोली, अंशुल, मैंने तुझे इसीलिए माफ़ नहीं किया कि तू मेरा पति है। मैंने तुझे माफ़ इसीलिए किया क्योंकि मैं खुद टूटी नहीं, और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी जीत है। पूरा परिवार तालियों में नहीं बल्कि आंसुओं में डूबकर मुस्कुरा रहा था। अगले दिन आत्मसम्मान बुटीक की शाखा पर कनिका का परिवार पहली बार एक साथ पहुंचा। पापा जी ने मंच से कहा, जब औरत जीतती है तो परिवार हारता नहीं, परिवार भी जीतता है। कनिका ने सिर्फ अपने लिए नहीं, इस परिवार के लिए भी लड़ाई जीती है। दीप्ति ने हंसते हुए कहा, पहले जब हम कहते थे हमारा घर, तब सिर्फ 4 दीवारों की बात होती थी। अब जब कहते हैं हमारा घर, तो उसमें इज्जत, प्यार और सम्मान शामिल है। कई पड़ोसी जो पहले पीछे बात करते थे, अब आगे आकर सम्मान से झुककर हाथ जोड़कर कहते, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये वही कनिका है जिसने पूरे देश को अपनी कहानी से बदल दिया। एक बुजुर्ग महिला बोली। कनिका मुस्कुराई। कभी किसी औरत को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि औरत जब उठती है तो अकेली नहीं उठती। परिवार, समाज और पूरा भविष्य उसके साथ उठता है। कुछ महीनों बाद कनिका ने आत्मसम्मान दिवस मनाने की शुरुआत की। इस दिन न कोई बड़ा मंच था, ना कैमरे। अगर कोई था तो बस औरतें, उनका परिवार और ढेर सारा प्यार। मंच पर कनिका, अंशुल, पापा जी, सासू माँ दीप्ति और सैकड़ों औरतें खड़ी थीं। कनिका ने माइक उठाकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस मंच पर इस तरह खड़ी होंगी, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, जब औरत की लड़ाई में उसका परिवार साथ खड़ा हो जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आत्मसम्मान बुटीक सिर्फ एक नाम नहीं थे, ये एक परिवार की ताकत है। लोग खड़े हो गए, तालियां नहीं, दिलों से आशीर्वाद उठ रहे थे। रात को कनिका और अंशुल छत पर बैठे थे। अंशुल ने धीरे से कहा, कनिका, क्या तू मुझसे खुश है? कनिका मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि तू अब मुझे समझता है। तू अब वो आदमी नहीं रहा जो मुझे डराता था। तू वो आदमी बन गया है जो मेरी ताकत का हिस्सा है। अंशुल ने कहा, और तू वो औरत है जिसने मुझे इंसान बनाया। आसमान में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। घर के अंदर सब हंस रहे थे। एक ऐसा घर जिसमें अब डर नहीं, प्यार और इज्जत बसती थी। जब औरत अपने लिए खड़ी होती है तो वो परिवार को तोड़ती नहीं, उसे और मजबूत करती है। प्यार और सम्मान कभी एक तरफ नहीं होते, वो तब जीतते हैं जब परिवार साथ हो। औरत की हिम्मत, मर्द की समझदारी और परिवार का साथ, यही असली आत्मसम्मान है। दर्द से लड़कर, रिश्तों को तोड़कर ही असली जीत मिलती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।